हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून पवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? और ऑडियो वीडियो में दोनों में विजिबिलिटी है, क्लियर है? एक बार बता दीजिए प्लीज़ कंफर्म, ताकि हम सेशन कंटिन्यू कर सके, स्टार्ट कर सके। एक बार प्लीज़ सभी लोग कंफर्म कर दीजिएगा। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ठीक है, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर आई गेस 18 आई गेस। ठीक है, जो भी है, मतलब मैं ही भूल गई हूँ लेक्चर नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये अपने आप में टॉपिक ना रहते हुए क्वेश्चन का पैटर्न है। इसको हम टॉपिक नहीं बुलाएंगे, ये टॉपिक नहीं है, ये एक क्वेश्चन का पैटर्न है जो आपको एग्जाम में बहुत बार, मतलब अगर आपको ग्रामर पूछा जाएगा, और ग्रामर तो वैसे एनीवे पूछा जाएगा क्योंकि 50 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम में बहुत बड़ा है। आपको एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जो एक ऐसा पैटर्न है जो कि 100% एग्जाम में आता ही है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ग्रामर पर बेस्ड करता है। वे वी कैन समझ सकते हैं इस बात को कि आपको जो आज का टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ, टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम, वी विल एक्चुअली प्रैक्टिस इट। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून रीमा। पहले देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले पिछले सेशन, प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा। प्रीवियस सेशन में हमने टॉपिक देखा था कंजंक्शंस। हाँ जी। और आज जो हम देखने वाले हैं, कंजंक्शंस को देखा था उसके पेयर्स के साथ। जैसे बहुत सारे पेयर हमने देखे, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, इधर और होता है, नाइदर नॉर होता है, देन दो और ऑल दो के साथ हम येट का यूज करते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी पेयर जो है वो हमने पिछले सेशन में देखी। आज का जो सेशन होगा, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये सब डिस्कस करने से पहले, मतलब आज का सेशन शुरू करने से पहले, एक रिकैप बतौर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्या आप सभी लोग अगर ज्वाइन हो गए तो फिर मैं ये क्वेश्चंस जो है ये आपको पूछ सकती हूँ। क्या सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो गए बेटा? शुभम यादव, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। क्या मैं सभी को क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? आ गए आप लोग? जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो यार, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। क्योंकि कल हमने जब कंजंक्शन पेयर्स किए तो ज्यादा सवाल हम नहीं उसके प्रैक्टिस कर पाए, तो मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि एनीवे हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है। ये क्वेश्चन है स्पॉट द एरर पर, जो कि कवर करेगा कंजंक्शन इस चैप्टर को। देखेंगे आप कि आप इसका सही सही जवाब दे सकते हो या नहीं। पोल यहाँ पर नहीं लग पाएगा आज, बिकॉज ऑफ कुछ नेटवर्क इश्यूज दैट आई एम फेसिंग टुडे इन माय एरिया। तो यहाँ पर आज पोल नहीं लग पाएगा, बट आपको ऐसे ही जवाब देने हैं फिर। ठीक है, दे दो भाई, जवाब दे दो। She was neither happy with her performance nor satisfied with the outcome of the interview. वो ना ही खुश थी उसके परफॉर्मेंस से और ना ही सेटिस्फाइड थी उसके जो इंटरव्यू का आउटकम था उससे। जवाब आया? ओके, ऑप्शन नंबर डी पर आप लोगों का जवाब मुझे दिख रहा है। करते हैं, देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। शी वॉज नीदर हैप्पी, ना वो खुश थी उसके परफॉर्मेंस से, ना वो कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको विथ के बाद वाला। तो जो भी कॉमन पार्ट होता है ना, उसको रिपीट नहीं किया जाए। आप दोनों को मर्ज कर सकते हो। आप लिख रहोगे शी वॉज नीदर हैप्पी नॉर सेटिस्फाइड विथ अ परफॉर्मेंस एंड आउटकम ऑफ द इंटरव्यू, राइट।
तो हमारा सही जवाब होना चाहिए, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देती हूँ सीधा, शी वॉज नीदर हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो दो चीजों में नीदर नॉर को यूज करना है वो दोनों भी एडजेक्टिव होने चाहिए। तो नॉर सेटिस्फाइड विथ, अब विथ के बाद का जो एरिया है ना, हर परफॉर्मेंस एंड द आउटकम ऑफ, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो भी इसके बाद लिखा आउटकम के बाद। अब यहाँ पर जब हमारा सही आंसर होना चाहिए, तो ये बात मुझे आप ध्यान से बताइएगा, हम कौन से पार्ट को एरर लगाएंगे। आप लोगों ने जो जवाब दिया उस पर से मुझे पता चल रहा है आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी एरर लगना चाहिए। देखते हैं, ए सवाल विथ हर परफॉर्मेंस नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू। डी में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है ए वाला पार्ट डी के साथ मर्ज हो जाए तो हमारा जो एरर है वो ए पार्ट में है, इसलिए ए पार्ट इज योर रॉन्ग, दैट मीन्स इट इज योर राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, चलो। गुड आफ्टरनून अंकुश कुमार, गुड आफ्टरनून, कैसे है? अगला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आता है, दो ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड इन द फाइनल एग्जाम। शुभम, वेरी गुड वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। चलिए बेटा, जवाब देखिए, आज का जो सेशन होगा वो मैं थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों को बता दूंगी इस क्वेश्चन के बाद, ध्यान रखिएगा। चलो यार, जल्दी 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 बताओ यार जवाब, इतना समय नहीं लगना चाहिए। जो आपका जवाब दिख रहा है वो दिख रहा है बी, एंड बी इज योर करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दो के साथ हम हमेशा येट का यूज करते हैं, हम बट या स्टिल जैसे शब्द नहीं यूज करेंगे। तो सिंपल था, सिंपल है ऑप्शन नंबर बी, सभी का जवाब बी होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है पवन, अंकुश, रीमा और शुभम। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द मैनेजर एज वेल एज द असिस्टेंट्स वर प्रेजेंट, ये हमारा हो चुका था। देन ही स्पीक्स नॉट ओनली फ्लुएंटली बट ऑल्सो विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी पूछा जाए ये बात ध्यान में रखिएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो बिल्कुल उन्हीं चीजों के साथ पेयर करेगा जिन चीजों के लिए उनको यूज करा जाए या किया जाएगा। ठीक है, आया जवाब, इतना समय नहीं ले सकते, इतना समय नहीं है हमारे पास। आपको एग्जाम में इतना समय अलॉट किया जा रहा है क्या? बताओ तो जरा आंसर। मैम वॉइस प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही है, बस क्लियर नहीं है। ओके, वीडियो में नहीं बट ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत, वीडियो में भी नहीं बट थोड़ा सा दिक्कत बीच बीच में हो सकता है, अगर हुआ तो बता दीजिएगा, है ना। अच्छा ठीक है, शी ही स्पीक्स नॉट ओनली फ्लुएंटली, नॉट ओनली कहाँ यूज हो रहा है? एक एडवर्ब से पहले,
बट ऑल्सो कहाँ यूज हो रहा है, विथ क्लैरिटी, ये भी एक क्लैरिटी के साथ, ये भी एडवर्ब है, और विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, ये भी एडवर्ब है। इनके दोनों की प्लेसमेंट सही है और पोजीशन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। हाँ, मेरा नेट स्लो है, ठीक है, आपका नेट स्लो है। He not only plays the guitar but also sings beautifully. This is also this is also right example. देखो, he not only plays the guitar but also sings beautifully. Play is a verb और but also sing is a verb. आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, not only, ये बात आप लोगों को बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। नॉट ओनली जिस शब्द के पहले है, जैसे सोचो मानो ये वर्ब है, मानो ये एडवर्ब है, मानो ये एडजेक्टिव है, तो आप जो बट अल्सो लिखोगे ना, तो बट ऑल्सो भी उसी शब्द, उसी वेराइटी के, उसी कैटेगरी के, सेम कैटेगरी के शब्द के साथ जुड़ना चाहिए, ध्यान में रखिए। मतलब ये दोनों अपने एक सिंक्रनी में होने चाहिए। ओके, चलो बड़े आगे। शी ट्राइड हार्ड येट फेल्ड टू गेट सिलेक्टेड, सेंटेंस को इंप्रूव करिए, कह रहे शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड टू गेट सिलेक्टेड, शी ट्राइड हार्ड हाउएवर फेल्ड, शी ट्राइड हार्ड स्टिल फेल्ड एंड नो इम्प्रूवमेंट। देखो थोड़ा स्पीड का इशू हो ही रहा होगा, आप मुझे बताओ मैनेज हो पाएगा क्या, मैनेज हो पाएगा? अगर मैनेज हो पाएगा तो फिर ठीक है, नहीं होता है तो फिर हमको सेशन जो है वो थोड़ा, फिर मतलब थोड़ा सा हम सेशन यहाँ कंडक्ट करेंगे या फिर हम सेशन को पोस्टपोन करेंगे, ठीक है? आप बता दो अगर इस स्पीड में मैनेज हो रहा है तो। क्योंकि बेटा मेरे एरिया में ना कल हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लगातार 4 से 5 घंटा बारिश चल रही थी, और वो भी मूसलाधार बारिश। तो इसी कारणवश थोड़ा सा नेटवर्क एरिया, जो एरिया में जो नेटवर्क है वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैंने एक पावर बैकअप यूज करने की कोशिश की है यहाँ पर। देखते हैं, मैंने सुबह एक सेशन कंडक्ट किया था 10 to 12, अगर आपका हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर अभी आई हैव टू पोस्टपोन द सेशन, ठीक है? चल देखो, आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना है। शी ट्राइड हार्ड येट फेल टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है? अब आपको ना ये सेंटेंस पूरा चाहिए ना, जब आप इंप्रूव करोगे तो दिस सेंटेंस शुड बी कंप्लीट। ये कंप्लीट सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। हाउएवर फेल्ड, अब फेल्ड टू गेट सिलेक्टेड चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो बी और सी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। योर आंसर आइदर ए होना चाहिए, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है? शी ट्राइड हार्ड बट फेल टू गेट सिलेक्टेड, ये सही है, बट येट भी तो सही है ना, कोई दिक्कत है क्या? शी ट्राइड हार्ड येट फेल्ड टू गेट सिलेक्टेड, तो उसने बहुत मेहनत की बट फिर भी, येट का मीनिंग क्या होता है? फिर भी, तो फिर भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर, इंप्रूवमेंट आएगा इसमें। अरे क्या सी जवाब दे रहे हो आप? देखो सी इज राइट, ये बात ध्यान में रखो, सेंटेंस शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा या तो ए, नहीं तो फिर डी, दोनों भी सही है, बट हम डी चूज कर रहे हैं क्योंकि येट में कोई दिक्कत यहाँ पर लगती है नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल देखेंगे। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सेड, मैंने कल अनलेस, अनटिल और टिल को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, हमने डिस्कस किया था कि अनलेस, अनटिल और टिल का मीनिंग क्या होता है। हमने ये देखा था कि, चलो आप जवाब दे दो फिर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। कहाँ है सेंटेंस को इंप्रूव करो, चलो दे दो जवाब जल्दी जल्दी।
दे दिया बेटा जवाब। ओके, ए ऑप्शन देखो, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वोंट सक्सेड। इसमें कहा क्या है, अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर नहीं, मतलब अनलेस ये जो वर्ड है, ये वर्ड का मीनिंग ही नॉट होता है, समझेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, अनलेस और अनटिल, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स है, मीन दे हैव अ नेगेटिव मीनिंग इन देमसेल्फ। सो इसीलिए अगर उनको किसी सेंटेंस में आपने यूज किया है तो उस सेंटेंस में नॉट, नेवर, नथिंग, जो ऑलरेडी नेगेशन में आते, इन शब्दों का यूज ना करें, यूज नहीं करना है, समझे, किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें दिख रहा है बिल्कुल। अनलेस ये ऑलरेडी नेगेटिव है, अगर आपको नेगेटिव मीनिंग ऐड करना तो नॉट मत लिखो। तो आपको करना क्या है, सिंपल, यहां से नॉट हटाना है, ठीक है। अब आप देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सेड, दिस कैन बी योर राइट आंसर। देखो, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सक्सेड नहीं हो जाओगे। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आप क्या कर रहे हो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सेड, राइट। ऑप्शन नंबर ए, यू विल नहीं चाहिए, ओके ओके ओके, सी नहीं चाहिए इसका आंसर, आई एम सॉरी। आंसर चाहिए इसका आपका ए, है ना, मैंने ए पर ध्यान ही नहीं दिया था। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सेड। सो ए आंसर, सभी का ए आंसर ही है, सिर्फ एक ने बी जवाब दिया, ओम प्रकाश। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वोंट सक्सेड, बी इज ऑल्सो राइट, ओम प्रकाश। बट इफ यू कैन इम्प्रूव योर सेंटेंस यूजिंग द वर्ड अनलेस ओनली, तो फिर गो फॉर इट। इसलिए फिर मैंने बी को ऑप्ट नहीं किया यहाँ पर, या बी का मैंने कोई रेफरेंस आप लोगों को नहीं दिया। अब मैं ना एक और बात बताती हूँ, ध्यान रखिए बेटा, जो अनलेस वर्ड होता है ना, ये अनलेस का मीनिंग ही इफ नॉट होता है। मतलब आप किसी सेंटेंस में अगर इफ नॉट यूज कर रहे हो तो उसका जो मीनिंग आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अनलेस। क्या ये बात समझ रहे हो? देखो, अगर मुझे ये कहना है, मुझे ये कहना है कि अगर अगर पढ़ाई नहीं करोगे, बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस बोल रही हूँ, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो टेस्ट में पास नहीं होगे, तो मैं कहूंगी इफ यू डू नॉट if you do not study you will fail the test, you will fail the test। आप एग्जाम फेल कर दोगे, टेस्ट में ही फेल हो जाओगे, ऐसा हमें आंसर देना है। तो हम यू विल फेल द टेस्ट ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो, कंडीशन के साथ नहीं, ऐसा लिखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनलेस यू स्टडी, मतलब आप इसको ऐसा लिखो, यू डू नॉट, इफ यू नॉट, या अनलेस के साथ पॉजिटिव, ऐसा लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। हाँ, बी में नॉट वर्ड है बट इसमें अनलेस नहीं लगा हुआ, इसमें इफ लगा हुआ है, तो बी भी चलेगा, मैं ये कह रही हूँ आपको। समझे आप मेरी बात बेटा? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आए आपको? बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो, जवाब देने हैं। चलो फिर ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ नॉट नहीं लगाते, अनलेस का इक्विवेलेंट इफ नॉट होता है। अगर अनलेस के साथ नॉट नहीं लगा सकते तो आप अनलेस को पॉजिटिव बनाकर लिखो, या फिर अनलेस को हटाकर आप इफ नॉट लगाओ। अगर आपको नॉट लगाना ही है तो अनलेस को हटाकर इफ लगा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यू कैन हैव टी और कॉफी बट नॉट बोथ। तो ये बात ध्यान, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपसे एक बात बताई थी, जो आप याद करोगे तो इट वुड बी ग्रेट।
थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो सेंटेंस का मीनिंग देखो, सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है, क्या कह रहे हैं यू कैन हैव टी और कॉफी बट नॉट बोथ। मतलब आप दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हो, दोनों नहीं। आप या तो चाय लोगे या कॉफी लोगे, दोनों साथ में नहीं लेना है, दोनों साथ में नहीं पियोगे, ये मीनिंग है। तो आपको सीधा सीधा मीनिंग सेंटेंस के इंप्रूवमेंट में ढूंढना है। क्यों एरर यहां पर आती है कि हम कभी भी बोथ इस वर्ड के साथ, बोथ इस वर्ड के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। वी डोंट यूज नॉट विद द वर्ड बोथ, राइट। सो यहां पर इसको एरर हम दे सकते हैं, यहां पर एरर आ रही है। अब मीनिंग के हिसाब से इंप्रूव करो। मीनिंग क्या कह रहा है, मीनिंग कह रहा है दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं ले सकते। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वही ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब आना चाहिए। यू कैन हैव ईदर टी और कॉफी, या तो टी ले लोगे या कॉफी। इधर और का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से, दो में से कोई एक, या दोनों में से तो हम नहीं लिख रहे, दो में से कोई एक। आइदर और, सो यू कैन हैव आइदर टी और कॉफी, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर हियर। सो पल्लवी, सदफ, पल्लवी यू आर राइट, रीमा यू आर राइट, सदफ खान। बेटा अगर आपने यूज किया यू कैन हैव बोथ टी और कॉफी, तो इसका और इसका मीनिंग जो है वो बदल जाएगा। मीनिंग चेंज हो गया, मतलब वैसे स्टेटमेंट गलत हो गया वो। यहाँ आपने नॉर लिखा, आप नॉर को अकेले लिखोगे तो उसका मीनिंग जाएगा नॉट। यू कैन हैव टी नॉर कॉफी, मतलब आप कॉफी नहीं लोगे टी लोगे, ऐसा आपने चूज कर लिया। तो अगेन इट हैज अ wrong meaning. So your A option is wrong, C option is wrong, D option is also wrong. The right answer should be option number B. Am I clear with this? Right? Right? Okay, sure. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। शी इज बोथ टैलेंटेड एंड शी वर्क्स हार्ड, ये हमारा हो चुका था। ओके ये हमारा हो गया। अच्छा ओके, अभी ना वी आर गोइंग टू डिस्कस वही जो मैंने आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बताए थे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसा मैंने बताया। मैम ए में क्या दिक्कत है, मैंने क्या कहा, यू कैन हैव टी नॉर कॉफी, मतलब आप चाय नहीं ले सकते, नॉर मतलब नहीं, चाय नहीं ले सकते टी ले सकते, मीनिंग बदल गया है ना। राइट इंप्रूवमेंट नहीं है। राइट इंप्रूवमेंट कब होती है, जब मीनिंग सेम होती है। ठीक है, देखो इसके बाद कंजंक्शन है ऑल दो, और क्वेश्चन है सिलेक्ट द टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस का सिलेक्शन करिए दैट कैन बी ज्वाइन यूजिंग द अबाउ कंजंक्शन, जिनको आप ऊपर दिए गए कंजंक्शन से जोड़ सकते हो। ऐसे कोई तो दो सेंटेंसेस का सिलेक्शन करिए। ठीक है, अब आपके पास कंजंक्शन है ओल्दो। ओल्दो का मीनिंग होता है फिर भी। फिर भी मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट। अब आपने आपको बहुत मेहनत, मतलब बहुत मदद कर दी है। इसके बाद का आप देखो, अभी पढ़ाई आगे का। पल्लवी ओके, she practiced every day to improve her skills. She still struggled during the final performance. She was awarded the Best Performer trophy and she forgot her lines completely during rehearsal. आपके पास चार सेंटेंसेस है, चार सेंटेंसेस में चार सिचुएशन है। चार सिचुएशन में से किसी दो सिचुएशन का जिनका मीनिंग अपने आप में कॉन्ट्रास्ट मीनिंग आएगा। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट मीनिंग आएगा तो उनको आपको पेयर करना है। मैं एक पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देती हूँ,
फिर उसके बाद आप करिएगा। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस मुझे आते हैं तो वो कंजंक्शन के यूसेजेस पे होते हैं, एप्लीकेशन पे होते हैं, एक पर्टिकुलर कंजंक्शन को कैसे यूज करना है उस पर हमें क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास कंजंक्शन है ऑल्दो। ऑल्दो का मीनिंग होता है कॉन्ट्रास्ट, किसी भी दो चीजें जो कॉन्ट्रास्ट होती है मीनिंग में उनको जोड़ना, ठीक है। फिर दो सिचुएशन जो अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है। तो अभी क्या करना है आपको, आपको चारों सेंटेंसेस पढ़ने हैं। पहला सेंटेंस पढ़ो, कह रहे हैं शी प्रैक्टिस एवरीडे टू इंप्रूव हर स्किल्स। उसने हर दिन प्रैक्टिस की उसके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है जी, पॉजिटिव बात कह रहे हैं। शी स्टिल स्ट्रगल्ड ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम, फाइनल परफॉर्मेंस, वो अभी भी स्ट्रगल करती थी या कर रही थी, नहीं उसने फिर भी स्ट्रगल किया उसके फाइनल परफॉर्मेंस में, नेगेटिव मीनिंग। शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मर ट्रॉफी, पॉजिटिव मीनिंग। शी फॉरगॉट हर लाइन्स कंप्लीटली ड्यूरिंग रिहर्सल, नेगेटिव मीनिंग। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1 और 2 को आप ऑल दो के साथ यूज कर सकते हो। ऑल दो कैन बी योर स्टार्टर, can also be your conjunction but can be your starter. So although she practiced every day to improve her skills, she still struggled during the final exam. या फिर she forgot her lines completely during rehearsals. ये भी हो सकता है, एक के साथ चार जा सकता है, बट एक के साथ चार का हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दो देखो, दो में क्या लिखा है, she still struggled during the final exam। एक के साथ दो भी जा सकता है, एक के साथ दो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है, हमारा आंसर आ सकता है। अच्छा ठीक है, अब दो को हम तीन के साथ जोड़ते हैं। दो में दिया है शी स्टिल स्ट्रगल ड्यूरिंग द एग्जाम, शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रॉफी। अब आप ऑल्दो और स्टिल एक ही सेंटेंस में नहीं लिख सकते, इसीलिए दो और तीन का पैर यहाँ पर नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4, शी फॉरगॉट हर लाइन्स कंप्लीटली ड्यूरिंग रिहर्सल। 1 और 3 शी प्रैक्टिस एवरी डे टू इम्प्रूव हर स्किल, शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मर ट्रॉफी। ये दोनों भी पॉजिटिव सेंटेंसेस, इनमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। देखो व्हेन यू विल चूज 1 and 3 तो बेटा नो कॉन्ट्रास्ट, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है तो ऑल दो ये वर्ड नहीं लगेगा। यू विल चूज 2 and 3 तो इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। अच्छा कॉन्ट्रास्ट है बट स्टिल इस वर्ड की वजह से हमने होल्ड बैक किया, ऑल दो के साथ उसी सेंटेंस में स्टिल नहीं आएगा। और जब 3 and 4 हम चूज करेंगे तो शी वॉज अवॉर्डेड बेस्ट परफॉर्मर टूडे, शी फॉरगॉट हर लाइन ऑल्दो शी वॉज अवॉर्डेड, तो आपका ऑल्दो 3 के साथ नहीं हो जाएगा, इसलिए हमारा 3 ऑप्शन भी गया। ऑल्दो शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मर ट्रॉफी, शी फॉरगॉट हर लाइन्स कंप्लीटली ड्यूरिंग रिहर्सल, ठीक है। तो आपका आंसर 3 and 4 भी नहीं आ सकता, क्यों, ऑल्दो शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मर ट्रॉफी, मतलब भले ही उसको बेस्ट परफॉर्मर ट्रॉफी अवार्ड दी गई, उसका ट्रॉफी दी गई, शी फॉरगॉट हर लाइन, फॉरगॉटेड नहीं होता है, तो 3 and 4 नहीं आ रहा है। अगर आप मीनिंग देखोगे तो उस मीनिंग से भी इसका कोई संबंध नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 1 and 2। ये इस तरह से जो क्वेश्चन है वो जो इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो इस तरह से क्वेश्चंस हम लोगों को आ सकते हैं ऑन द बेस ऑफ चैप्टर कंजंक्शन। कंजंक्शन के ऊपर कैसे, कंजंक्शन को यूज करते हुए हम अलग अलग सेंटेंसेस को पेयर कर सकते हैं क्या, ये यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चैट ऑप्शंस नॉट अवेलेबल ऑन टेली, टेली क्या है ये, सो योर आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शुभम यादव, बहुत अच्छी बात है। 1 and 2 होगा ना बेटा, 1 and 4 कैसे होगा संजय, 1 and 3 कैसे होगा बेटा, 1 and 3 में तो कोई कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है अंकुश। और 1 and 4 का ऑप्शन दिखता है क्या आपको, है क्या, नहीं ना, चलो आगे बढ़े। हाँ कंजंक्शन अनलेस, ठीक है, कोई इजी वाला कंजंक्शन देखे, सो दैट, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि, रिपीट करो, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है ऑल्दो इस कंजंक्शन को यूज करते हुए, ऑल्दो इस कंजंक्शन को यूज करते हुए आपको दो सेंटेंसेस को पेयर करना है, और 1 या 2, 2 या 3, 1 3 या 3 4, ऐसे कोई भी एक
ऑप्शन नंबर को आपको चूज करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होता है ना, आपको अभी सोचना होगा। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए जो कंजंक्शन के साथ पेयर करना है उस कंजंक्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है। ऐसा समझो उस कंजंक्शन का मीनिंग हमें पता है। अभी आगे की बात क्या है, वो जो दिए हुए 4 ऑप्शन है जिनको पेयर करना है उनका मीनिंग समझना। आपको मीनिंग समझेगा तभी जवाब आएगा। अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है कि आपको मीनिंग थोड़ा भी नहीं समझ रहा है तो बेटा फिर ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कोई मतलब नहीं होगा। सीधी सीधी बात मैं बता दूं आपको, आपको मीनिंग समझना होगा। पहले वाले का मीनिंग क्या हो रहा है, शी प्रैक्टिस एवरी डे टू इंप्रूव हर स्किल्स, उसने उसके स्किल्स इंप्रूव करने के लिए हर दिन प्रैक्टिस किया, ठीक है। चलो, शी स्टिल स्ट्रगल ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम, उसका जो फाइनल परफॉर्मेंस था उसमें फिर भी उसने क्या किया, स्ट्रगल किया। शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रॉफी, उसको बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया। शी फॉरगॉट हर लाइन्स कंप्लीटली ड्यूरिंग रिहर्सल, वो उसके रिहर्सल के वक्त उसके लाइन्स भूल चुकी थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, जहां पर जब भी हम किसी भी कंजंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो ये बात सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताने की कोशिश करूंगी। बेटा वहां पर ना कुछ रिलेशन देखो कि वहां पर कोई रिलेशन है क्या। यहाँ पर उसकी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए उसने प्रैक्टिस किया और उसको अवार्ड मिला। ये ए और 3 ऑप्शन, ये दोनों भी ऑप्शंस क्या है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऑप्शंस है। मतलब उसको ना रिजल्ट मिला, ये कारण है और ये रिजल्ट है, ठीक है जी। तो ये हम ऑल दो से नहीं जोड़ेंगे, मतलब 1 और 3 ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आ जाओ 2, देखो 2, उसने प्रैक्टिस किया, वो उसने फिर भी स्ट्रगल किया उसके फाइनल परफॉर्मेंस में। ये हो सकता है नहीं हो सकता है, बताओ जरा। उसने बहुत प्रैक्टिस किया उसके स्किल के लिए बट फिर भी फाइनल परफॉर्मेंस में उससे बहुत स्ट्रगल किया, उससे दिक्कतें आई। तो 1 और 2 को हम ऑल्दो को यूज करते हुए कर सकते एक बार ट्राई करो देखो। ऑल्दो शी प्रैक्टिस एवरी डे, मतलब ये स्टार्टर होता है ना ऑल्दो, भले ही उसने हर दिन प्रैक्टिस किया फिर भी, अब फिर भी के लिए आपको येट ऐड करना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। शी स्टिल स्ट्रगल ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम, ठीक है, क्योंकि ये एक नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव में कॉन्ट्रास्ट ऐड हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट है, ऑल दो लगा दो। 3 और 4 देखो, 3 तो हमारा अलग है, उसको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। शी फॉरगॉट हर लाइंस कंप्लीटली ड्यूरिंग रिहर्सल। ये जो है ना नेगेटिव 4, मतलब 1 को 2 के साथ भी पेयर कर सकते थे, 1 को 4 के साथ भी पेयर कर सकते थे। हमारे पास ऑप्शन 1 to 2 ही था, इसलिए हमने 1 to 2 को चूज किया। अब बता दो थोड़ा, क्या ये बात जो मैंने एक्सप्लेन की अभी, जो क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन किया, ये समझ आया। डिफिकल्ट क्यों होता है ना, अलग पैटर्न है इसलिए। अलग हमें क्यों गलत लगता है हमेशा, क्यों अलग है, मतलब आपको अलग तरह से टेस्ट किया जा रहा है। नॉलेज तो वही है ना, नॉलेज तो वही है, हम पढ़ तो कंजंक्शन ही रहे, वही चीज है, सारी मीनिंग भी वही है, ठीक है। चलो गुड, एक क्वेश्चन पूछू, पूछू या नहीं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं थोड़ा इजी वाला कंजंक्शन निकाल रही हूँ, सो दैट इजी है, इवन दो भी कॉन्ट्रास्ट बताता है, सो दैट लेते हैं। सो दैट का मीनिंग क्या है, किसी भी चीज का पर्पस बताना, कि आप क्यों करते हो कोई चीज, है ना। तो थोड़ा सोच कर आंसर देने की कोशिश करो, गलती नहीं करनी है, आपके पास पूरा पूरा समय है, आप कितना भी समय लो कोई बात नहीं, है ना। बस गलती मत करो, बाकी तो फिर मैं हूं, मैं समझा दूंगी। आप पहले क्या देखना ना, ये आंसर ऑप्शन देखो, 1 2 2 3 1 3 3 4, तो तुरंत क्लियर होगा कि अच्छा ये तो नहीं आ रहा है ना।
1 एंड 2 आप चूज कर रहे हो, ठीक है ना? देखो, डोंट फॉलो एनीबडी एल्स, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, जस्ट फॉलो योर हार्ट। कोई और जवाब दे रहा है इसलिए हमें भी जवाब देना है सेम, ये गलत है। सो दैट क्या बताता है, बात करें अभी? ठीक है, जवाब दे दिया आपने। देखो, सो दैट का मीनिंग क्या होता है? सो दैट का मीनिंग होता है किसी भी चीज का पर्पस बताना। और ये बात ध्यान में रखो, सो दैट हमेशा कनेक्टर होता है, ये कभी भी स्टार्टर नहीं हो सकता। कनेक्टर होता है मतलब इसके पहले एक क्लॉज और इसके बाद एक क्लॉज आएगा, ये बीच में आएगा, ठीक है? अब आप जब भी सो दैट को लिखोगे तो सो दैट के बाद जिस क्लॉज को आप अटैच करोगे उस क्लॉज में उसका पर्पस दिया होगा। जिस भी चीज को आपने कहा है उसका पर्पस आप सो दैट के बाद देते हो, ठीक है? सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, या ट्रांसलेशन है इसका ताकि। तो देखो पहला एग्जांपल, द टीम कुड अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स डेली क्लियरली, सॉरी, टीम अंडरस्टैंड कर पाए, कर पाना एबिलिटी बता रहा, टीम कुड अंडरस्टैंड प्रोसीजर्स क्लियरली, टीम प्रोसीजर अंडरस्टैंड कर पाए, मैनेजर वाज इम्प्रेस्ड बाय द लेआउट, he revised the manual carefully, the client raised multiple queries. So sorry, team could understand procedures clearly, टीम समझ पाए, इसके लिए आप कुछ तो करोगे, नहीं करोगे? रिजल्ट, द मैनेजर इंप्रेस हो गया। अब इससे रिलेटेड है क्या? दो और एक एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? जरा जिन बच्चों ने ए ऑप्शन का जवाब दिया है, बेटा कौन दिया है? ये रीमा, संजय, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन दिया। आपने आपने मुझे बताया है बेटा ए और दो को मैम आप पेयर कर सकते हो। बेटा दो में क्या दिया है? मैनेजर लेआउट से इंप्रेस हो गया, टीम प्रोसीजर समझ पाए। कोई तालमेल है क्या दोनों में? कोई भी रेलेवेंस है क्या? है क्या रेलेवेंस? नहीं है ना? नहीं है रेलेवेंस तो ए भी कट और दो भी कट, मतलब एक गया दो गया, ठीक है? चलो एक ऑप्शन, 2 और 3 देखो एक बार। ही रिवाइज द मैनुअल केयरफुली, उसने मैनुअल को केयरफुली रिवाइज किया। किसने किया हमें नहीं पता, हाँ? और द क्लाइंट रेज्ड मल्टीपल क्वेरीज, क्लाइंट ने मल्टीपल क्वेरीज रेज की। अब इसकी ना पॉसिबिलिटी, एक की पॉसिबिलिटी 3 के साथ जा सकती है, 4 के साथ जा सकती है। 1 4 अपने पास ऑप्शन नहीं, इसलिए 4 को हम कट कर रहे हैं। इसकी पॉसिबिलिटी 1 के साथ 3 के जा रही है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। कैसे? एक बार मैं दोबारा अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखो, ही रिवाइज द मैनुअल केयरफुली, उसने मैनुअल केयरफुली रिवाइज किया, सो दैट द टीम कुड अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स क्लियरली, ताकि टीम प्रोसीजर अंडरस्टैंड कर पाए बहुत ही क्लियरली। 3 4 अगर आप आंसर बताओगे तो 3 में दिया है ही रिवाइज मैनुअल केयरफुली, उसने मैनुअल को केयरफुली पढ़ा, क्लाइंट रेज्ड मल्टीपल क्वेरीज। क्लाइंट रेज्ड मल्टीपल क्वेरीज सो दैट ही रिवाइज मैनुअल केयरफुली, नहीं, he revised manual carefully so that client raised multiple queries। 3 और 4 का कोई तालमेल नहीं है। पवन पटेल, पवन नहीं, कौन है? पल्लवी गौड़ी नहीं है बेटा। 2 और 3 आपका आंसर नहीं आ सकते कि 2 3 में क्या है? मैनेजर लेआउट से इंप्रेस हो गया और उसने मैनुअल केयरफुली पढ़ा, आएगा? नहीं आएगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन पैटर्न है, ये जो अपना आईबीपीएस का बैंकिंग का पेपर होता है ना, बैंकिंग का एसबीआई पीओ या जो भी आईबीपीएस पीओ, उस पेपर का मेंस का पार्ट है। आपकी एग्जाम आपको पूछती है, आपको पूछे जाते हैं 50 सवाल। मैं आपको कह रही हूँ आपका इंग्लिश उतना भी इजी नहीं है जितना आपको लगता है, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट करो और थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले पहली फुर्सत में तो ये काम करो, रीडिंग चालू कर दो यार। रेगुलरली 10 मिनट जो भी मिले वो पढ़ो। शुरुआत में तो छोटी किताबें, आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे, स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल की किताबें पढ़ो अंग्रेजी की। अगर छोटी सी कोई किताब है जिसमें लैंग्वेज बड़ी इजी है तो वो पढ़ो, है ना? पहले किताबों से शुरू करो, फिर बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ना 1 1.5 महीने बाद।
बट आज से आपको रीडिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो नहीं आ रहे ना आंसर, इन सब का रीजन आपका लैक ऑफ रीडिंग है, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि बेटा ये कोई चैप्टर नहीं है, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में जब दिक्कत आता है, इसका मतलब है हमारा रीडिंग जो है वो मुश्किल, थोड़ा सा दिक्कत में है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा सी वाले बच्चा आंसर सही दे रहे, जिन्होंने सी ऑप्शन नहीं दिया, क्या उनको इसका एक्सप्लेनेशन समझा? क्या आज के लिए आपको क्या करना है, बस आपको एक्सप्लेनेशन समझना है। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, क्या स्पष्टीकरण है मेरा, क्या बता रही हूं मैं आपको, ये समझ लो, बस खत्म करो। समझ पा रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात, गुड। इसके बाद इवन दो है, इवन दो यूज करना है। इवन दो ये कंजंक्शन का मीनिंग होता है, फिर भी, भले ही। द ट्रायल लास्टेड फॉर मंथ्स, ही कन्फेस्ड टू द क्राइम इन प्राइवेट, द जूरी डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट, द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम। बहुत इजी है ये। इवन दो का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा ट्राई करेंगे ना, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों का आंसर सही आ जाए। इवन दो का मीनिंग होता है भले ही। इवन दो आप दोनों सेंटेंसेस के बीच में यूज करते हो, मिडिल ऑफ द सेंटेंस। स्टार्ट भी कर सकते हो, स्टार्टर और कनेक्टर दोनों है। ठीक है, ट्राई करो। आए भाई, जवाब आया। वेरी गुड शुभम यादव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो फाइनली देव भाई, जल्दी तो टाइम कैसे लगता है यार, इतना समय कैसे? पढ़ना तो 4 बार पढ़ लेता एक इंसान इसको, 2 बार। देखो पहले कह रहा है द ट्रायल लास्टेड फॉर मंथ्स। ट्रायल जो है मतलब जो कार्रवाई है वो मंथ्स तक चलती रही। ही कन्फेस टू द क्राइम इन प्राइवेट, प्राइवेट में उसने उसका क्राइम कन्फेस कर लिया था। द जूरी डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट, द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम। तो देखो जरा, इवन दो यूज करना है। जूरी ने उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया, एविडेंस उसके अगेंस्ट था। तो भले ही एविडेंस उसके अगेंस्ट था, जूरी ने उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? इवन दो से जुड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 4 आपका आंसर आ जाएगा। ए और दो में कोई तालमेल नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कोई एक दूसरे में कोई रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, और दूसरा कोई ऑप्शन इसके साथ जाया नहीं। अगर आपने 2 को और 3 को जोड़ा तो वो रिजल्ट और ये निकल जाएगा ना, रीजन और रिजल्ट। रीजन रिजल्ट क्या होगा कि भाई इसके वजह से उसको इनोसेंट किया, ऐसा। डी में डाउट्स है, क्या डाउट है? हमें तो सब सही लग रहा, वाह वाह बढ़िया, बधाई हो।
किस बात का सही? ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन कहता है दैट लास्ट ट्रायल लास्टेड फॉर मंथ्स, ट्रायल महीनों तक लास्ट किया ट्रायल ने, ठीक है। अच्छा, he confessed to the private, he confessed to the crime in private, उसने क्राइम जो है वो कन्फेस कर दिया था। कन्फेस करना मतलब जाकर बता देना, कन्फेस कर देना, कबूल करना, एडमिट करना। ट्रायल लास्ट किया फॉर मंथ्स, तो दो के साथ एक जोड़ सकता है, ऐसा आप कह रहे हो। द ट्रायल लास्टेड फॉर मंथ्स इवन दो ही कन्फेस टू द क्राइम इन प्राइवेट। ओके, ये हो सकता है, ठीक है। 1 और 2 भी हो सकता है। चलो, ए भी सही है। ए वाले बच्चे कौन है क्या कोई ए वाला स्टूडेंट है कोई? अच्छा, बी का देखते हैं। बी में कहा है he confessed to the crime in private, the jury declared him innocent। देखो, 2 और 3 अगर आपने जोड़े तो वो इवन दो के साथ नहीं आएंगे, उनके साथ हमें सो या बिकॉज लिखना पड़ेगा। कैसे? 2 में दिया है उसने उसका क्राइम प्राइवेट में कन्फेस कर दिया, मतलब उसने एडमिट किया कि उसका क्राइम क्या है। जूरी ने उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। तो भले ही, मतलब इवन दो ही कन्फेस्ड टू द क्राइम इन प्राइवेट, जूरी ने उसे इनोसेंट डिक्लेयर। ये दोनों भी सेंटेंसेस पॉजिटिव है, मतलब एक ही सिरे में जा रहे हैं। इनके साथ इवन दो कभी भी नहीं जुड़ पाएगा, तो ये पेयर इवन दो के साथ नहीं आती। इसके साथ आप बिकॉज लगा दो, सो दैट लगा दो, है ना, नहीं आएगी। 3 और 4, 3 में क्या दिया है? जूरी ने उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया, एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम। मतलब इसका यही हो सकता है कि 4 पहले लिखो 3, मतलब ये ऐसा आ सकता है कि द एविडेंस इवन दो, मतलब भले ही एविडेंस उसके खिलाफ था, जूरी ने उसे इनोसेंट डिक्लेयर किया। ये हमारा आंसर आएगा, नहीं आएगा? 3 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बी, ए और सी को मैंने एक्सप्लेन किया। बी को देखा बेटा मैंने, अभी तो एक्सप्लेन किया, समझ आया कि बी में क्या दिक्कत है? अंकुश कुमार, एक और 2 पॉजिटिव है फिर भी। द ट्रायल लास्टेड फॉर मंथ, ही कन्फेस्ड टू द क्राइम इन प्राइवेट। एक और 2 भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे डी ऑप्शन की लग रही है। समझे क्या? अरे भाई समझ गए, हाँ, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाली हूँ आगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट इस क्वेश्चन में आ रहे। देखो, ये अभी जाने दो, इसको सब जाने देते हैं, इसको बिल्कुल जाने देते हैं, इसके आंसर्स मैं दे दूंगी आपको ऑलरेडी। देखो, आज के सेशन, मतलब आज का सेशन तो वैसे तो हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, बट अभी आज के टॉपिक के बारे में मैं लिखती हूँ। आज कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके बारे में देखो। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक नहीं है बेटा, वो एक क्वेश्चन का पैटर्न है, जिसको हम कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान में रखिए, जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको एग्जाम में आएगा तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ज्यादातर ये हमने देखा गया है या फिर ये हमने पाया है कि ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर आता है। मतलब ग्रामर बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस पर ज्यादातर हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा। जैसे किसी नाउन का गलत यूज कर लिया, वर्ब को गलत यूज कर लिया, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज गलत किया, या फिर हम कहते हैं एडजेक्टिव का गलत यूज किया, ताकि फिर आप उसको ठीक कर सको, ठीक है। और दूसरी बात, आपको वोकैबुलरी पर भी सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट पूछे जा सकते हैं। वोकैबुलरी पर मतलब क्या? आपको कोई एक वर्ड वहां पर चाहिए था, जैसे वहां एक वर्ड चाहिए था फाइनेंस, तो उन्होंने लिख दिया फियांसे, स्पेलिंग का फर्क है, फाइनेंस फियांसे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और तीसरा इंप्रूवमेंट हो सकता है बेटा लॉजिक। लॉजिक मतलब आपको सोचना पड़ेगा उस वक्त कि अच्छा भाई यहाँ पर ग्रामर नहीं है, वो क्या नहीं है, यहाँ लॉजिक है, मैं यहाँ ये नहीं यूज करूंगी, ये यूज करूंगी। तो वो लॉजिक वाले क्वेश्चन जरा मुझे आप लोगों को समझाने हैं, जिसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है सेट ऑफ क्वेश्चन दिखाऊंगी, या फिर दिखाऊंगी नहीं, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका जो आगे रहने वाला जो चैप्टर है, इसका पैटर्न क्या होगा मैं समझा देती हूँ आपको। आगे जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं,
ये पैटर्न होगा प्रैक्टिस वाला पैटर्न। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कम और प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। प्रैक्टिस इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको आज क्वेश्चन से पूछने वाली हूँ आज और कल, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा एक्सपांसिव एक्सपांसिव कॉम्प्रिहेंसिव ये दे दूंगी। क्या दूंगी? एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ठीक है? ओके, so we are going to practice lot of questions। तो क्या आपको चलेगा? मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आई गिव की टू माई रिस्ट वॉच एवरी डे। एक मिनट। हाँ, एवरी डे आई गिव की टू माई रिस्ट वॉच एवरी डे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हर दिन मैं मेरे की को, मैं मेरे वॉच को की देता हूँ। चाबी हम भरते ना, चाबी भरते ना किसी वॉच में। तो देखो यहाँ पर एरर क्या है वो मैं बता देती हूँ। शायद ये वोकैबलरी है तो ये आपको समझ आए या नहीं आए, मतलब मैं देखो आपके कैलिबर को डाउट नहीं कर रही हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर इंप्रूवमेंट है बेटा गिव इस वर्ड में। गिव ये वर्ड यहाँ रॉन्ग यूज हुआ है, इसके जगह हमको वाइंड ये वर्ड यूज करना है। कैसे? हम जब भी रिस्ट वॉच या किसी भी वॉच में या किसी भी खिलौने में चाबी भरते हैं, चाबी भरना पता है आपको, तो उसके लिए कहते हैं वाइंड, विंड की, वाइंड की। वाइंड की मतलब विंड की नहीं, वाइंड की। वाइंड की मतलब चाबी भरना, नॉट गिव की। आप चाबी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो ना, है ना? चाबी भरना मतलब वाइंड की, चाबी भरना। तो यहां पर आपका आंसर आएगा आई वाइंड की टू माई रिस्ट वॉच एवरी डे। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ये कौन से टॉपिक पर डिपेंड करते बताओ? ये ग्रामर को डिपेंड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ये नॉन ग्रामर पे डिपेंड, नॉन ग्रामर मतलब क्या होता है? ऐसा पार्ट जो ग्रामर में नहीं आता है, आता है वोकैबलरी पर डिपेंड हो रहा है। आपको आपका रीडिंग अगर सही है तो ये वोकैबलरी आएगा। जिन बच्चों को पता है कि वाइंड ही कहते हैं वो जवाब देंगे, ठीक है? देखो आप अगर सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो इसलिए फिर मुझे क्वेश्चन इजी पूछने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन रहेगा जो ग्रामर पे बेस करने वाला है थोड़ा हमारा आंसर। वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट डाउन। तो यहां पर क्या आएगा? वी हैव बीन डूइंग अ टेस्ट, वी वर डूइंग टेस्ट, वी हैड डन टेस्ट, या नो इम्प्रूवमेंट। अब ये तो ग्रामर पे बेस कर रहा है बेटा, तो इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। राइट पल्लवी, राइट। आपका आंसर आएगा यार यहाँ पर सी आएगा आपका आंसर, सी सी। देखो वी हैड डन टेस्ट व्हेन लाइट्स वेंट आउट। अच्छा एक मिनट, वी हैड डन नहीं आएगा, इट इज ऑल वी वर डूइंग टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बी, बी जवाब। सदफ खान, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। नहीं, हैड डन नहीं रिप्लेस करेंगे बेटा। क्या पूछा है? एक टाइमलाइन दिया हुआ है। उन्होंने पूछा है जब लाइट गई, जब लाइट गई तब हम एक टेस्ट दे दिए थे या दे रहे थे? तो दे रहे थे ये मीनिंग ज्यादा सेंस बनाता है, ये नहीं। देखो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के साथ
हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, हाँ जी, या फिर सिंपल पास्ट टेंस के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी यूज कर सकते हैं। ये बात समझने की आप कोशिश करो कि सिंपल पास्ट के साथ कभी भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप जो कह रहे हो कि ज्यादातर सी ऑप्शन जाएगा मैम, वी हैड डन टेस्ट व्हेन लाइट्स वेंट आउट, जब हमारी लाइट गई थी तब हमने टेस्ट दे दी थी, ये कहना गलत है। क्यों? जब भी व्हेन ये शब्द दिया हो ना, या व्हाइल ये शब्द दिया हो, तब आपको इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस को ही यूज करना है। ये रूल आप ध्यान में रखिए, ट्रिक बता रही हूं मैं आपको, वैसा तो जाएगी तो ट्रिक अभी क्या ग्रामर में मैं आपको ट्रिक, ये ट्रिक ध्यान में रखो कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको व्हाइल या व्हेन ये शब्द दिख जाए ना, तो आपको उसके बाद अगर किसी क्रिया को लिखना है तो दैट शुड बी इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा जाए। सिंपल पास्ट के साथ अगर पास्ट परफेक्ट आपको लिखना है तो उस सेंटेंस में बिफोर, आफ्टर या ऑलरेडी ऐसे शब्द दिए हुए चाहिए। अगर ऐसे शब्द है, ऐसे वर्ड्स अगर है, तो फिर आप पास्ट परफेक्ट लिखो, वरना अगर वहां पे वाइल है या व्हेन है तो आपको सिंपल पास्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है। ये दो बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आज के सेशन के लिए, ठीक है। ओके, मैं समझा इसीलिए रही हूं ताकि आप गलती करो, इसीलिए नहीं, ताकि आप नई चीजें सीखो। आज ग्रामर को भी नई तरह से, मतलब मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ जो आपको आपके एग्जाम में पक्का काम में आएंगे। यहाँ पर अब ये मसला सॉर्ट हो गया, मतलब आपको कहीं पर भी कभी भी सिंपल पास्ट के साथ अगर पेयर करने के लिए किसी भी सवाल को पूछा गया तो आपके पास दो ऑप्शन है, सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट साथ में भी जा सकते हैं, सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूस साथ में जा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट साथ में जाएंगे। मीनिंग समझो, पास्ट परफेक्ट मतलब उस दौरान, पास्ट पास्ट परफेक्ट मतलब हो चुका या बीत चुका कुछ, तो क्योंकि कंप्लीटेड एक्शन बतानी है। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस मतलब उस दौरान, उस वक्त कुछ तो चल रहा था, ऐसा आपको बताना, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो आपका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन। वी पुट अप लॉट ऑफ वर्क ऑन द आर्टिकल, रुक जाओ इसको, रुक जाओ भाई। हाँ, वोकैबुलरी था, इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। वी पुट अप लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल पे हमने बहुत सारा काम किया है। बहुत सारा काम करना या एफर्ट करना किसी चीज में, उसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं जिसका मीनिंग है पुट इन। पुट जो है पुट इन, पुट इन का मीनिंग होता है एफर्ट मारना, प्रयत्न करना, प्रयास करना। पुट एफर्ट्स इन, ऐसा होता है वो, पुट इन एफर्ट्स। तो पुट अप नहीं होगा यहाँ पर, जो पुट अप लिखा हुआ है ये गलत। फ्रेजेस होती है ना, पुट अप, पुट डाउन, पुट इन, ऐसे फ्रेजेस होती है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब बस ध्यान में रखिए, मैंने पूछा नहीं आपको ये सवाल, बस इसका आंसर बता दिया। ओके बाबा, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अभी सोच के देखो जरा इसको। द मैन whom I thought was thoroughly honest to be swindler proved to be swindler। जो स्विंडलर प्रूव करवाया गया, स्विंडलर मतलब धोखेबाज। आ रहे जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड शुभम यादव, बहुत अच्छे बेटा। ओम प्रकाश, आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है बेटा, आपको मतलब सेम ही तो लिख दिया ना आपने, फिर क्या गलती दिखाई है। ओम प्रकाश, अगर आपको सेम टू सेम करना है तो नो इम्प्रूवमेंट करो। सेम टू सेम करने के लिए ए टू ए क्यू, मतलब वही क्वेश्चन का ए क्यू बनाना है, कुछ चेंजेस होने चाहिए ना।
अंकुश कुमार। चलो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखो ये क्या कह रहा है, द मैन whom I thought was thoroughly honest proved to be a swindler। स्विंडलर का मीनिंग होता है धोखेबाज, चीटर। मीनिंग है ऐसा कि जो आदमी, मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो मुझे ऐसा लगा कि जो आदमी बहुत ऑनेस्ट है, पूरी तरह से ऑनेस्ट है, पूरी तरह से ईमानदार है, वो स्विंडलर निकला, वो धोखेबाज निकला। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग है। अब यहाँ पर वो आदमी धोखेबाज था, मतलब सब्जेक्ट के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है। ज्यादातर कंफ्यूजन कहाँ होती है, देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको। एक छोटा सा एक पेज मैं यहाँ पर ऐड करूंगी ताकि आप लोगों को मैं बेहतर समझा सकूं। अरे देखो, द मैन whom I thought, ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट दिया ना, whom I thought was honest, he was was a swindler, ऐसा कुछ तो था ना। ठीक है, अब मैं आपको तीन टर्म्स बताने की कोशिश करूंगी, मे चेंज है तो बताती हूँ मैं आपको। तीन वर्ड्स होते हैं बेटा, एक होता है हु, एक होता है whom और एक होता है whose। हु, whom और whose, इन तीन रिलेटिव प्रोनाउन को हमने देखा था या नहीं देखा था? मैंने जब प्रोनाउन ये चैप्टर करवाया था ना, तब रिलेटिव प्रोनाउन नाम का चैप्टर भी मैंने, मतलब जो पॉइंट था वो भी करवाया था। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं ना, ये सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करता है। ये किसी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो जब भी किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हम हु, हुम, हुज, WH वर्ड्स इनको लेते हैं, व्हाट, वेयर। हम हु को कब लेंगे? जब आपको सब्जेक्ट के लिए किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। हम हुम को कब लेंगे? जब आपको ऑब्जेक्ट के लिए किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। और हम हुज कब लेंगे? जब आपको पोजीशन दिखानी हो, तब आपको किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे सीता whom I guide, whom I guided was happy। सीता जिसको मैंने गाइड किया वो खुश थी। अब देखो, सीता जिसको मैंने गाइड किया, जिसको मैंने गाइड किया, जिसको मैंने गाइड किया, उसको मैंने गाइड किया ना, तो सीता मेरे लिए ऑब्जेक्ट हुई। तो मुझे ये सेंटेंस इस सेंटेंस के साथ सीता के नाम के लिए यूज करना है। अब देखो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी इसके पहले वर्ड आए, वो वर्ड अगर सब्जेक्ट है तो आप हु यूज करो, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो आप हुम यूज करो। सीता यहाँ ऑब्जेक्ट थी, क्यों? क्योंकि उसको मैंने गाइड किया। यहाँ पर क्या किया है? सीता को मैंने गाइड किया। समझ रहे आप मेरी बात? सीता को मैंने गाइड किया इसलिए ऑब्जेक्ट थी। अब अगर सीता ने मुझे गाइड किया होता तो मैं लिखूंगी सीता हु गाइडेड मी वॉज हैप्पी। वो क्या थी? खुश थी। कौन खुश थी? सीता खुश थी जिसने मुझे गाइड किया। अब यहाँ हु क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि सीता यहाँ सब्जेक्ट थी। कैसे? देखो, वो खुश थी, उसने मुझे गाइड भी किया है, तो वो सब्जेक्ट हुई। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट थी, इसलिए हुम लिखा। हमारा जो पिछला सेंटेंस है उसकी बात करता है। पिछले सेंटेंस में ये देखा था कि वो जो आदमी जिसको मैंने क्या किया है, एक आदमी जिसके बारे में मैंने सोचा, मतलब एक आदमी, whom I thought कभी नहीं होगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। whom I thought अगर दिया हुआ है तो वो स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। जो आदमी जिसके बारे में मैंने सोचा कि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट होगा। कौन पूरी तरह से ऑनेस्ट होगा? वो आदमी। वो आदमी होगा मतलब यहाँ पर वो ऑनेस्ट होगा, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन है, वो सब्जेक्ट है। समझ रहे हो? तो यहाँ होम ना लिखते हुए हमको हु लिखना पड़ेगा। द मैन हु आई थॉट वॉज थरोली द ऑनेस्ट हु प्रूव टू बी स्विंडलर। जो आदमी
मैंने सोचा कि, अब देखो आप क्या सोच रहे हो ना, आपको लग रहा है हु माई थॉट होना चाहिए, हु माई थॉट नहीं हो सकता है, अबाउट हु माई थॉट हो सकता है, अबाउट भी नहीं दिया हुआ है। तो वो आदमी जो कि ऑनेस्ट था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो कि ऑनेस्ट था वो स्विंडलर निकला। ठीक है, तो ये आदमी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हु आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, ए ऑप्शन में आप कह रहे थे एंड तो अलग है ना, ठीक है। प्रूफ टू बी स्विंडलर, आपको उसमें चेंजेस नहीं करने बेटा, नहीं करने, इसलिए ये गया आपका, सी भी गया, का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये गूगल पर अगर आप सर्च करोगे, चैट जीपीटी पर आंसर सर्च करोगे तो ये गलत है। हाँ, चैट जीपीटी गूगल पर आप आंसर सर्च करके अगर देख रहे हो तो ग्रामेटिकली अपडेट नहीं होता है। देख, अच्छा ठीक है, अब देखो, नो सुनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिसेस वर सेंट आउट, शायद ये आंसर आपको आएगा, इंप्रूवमेंट बताइएगा। मैंने कल आपको 2-3 पेयर लिख कर दी थी, लिख कर दी थी, हाँ या ना? उन पेयर में से एक पेयर यहाँ पर यूज होने वाली है। सदफ शुभम यादव। बी और सी, हाँ, नो सुनर के साथ ऑलवेज दैन का यूज आएगा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात कही, बट देखो हार्डली, इसको थोड़ा दूसरे पेन में लिखते हैं अपन, हार्डली और नो सुनर, ये किसी भी, मैं लिख देती हूँ इसको, मैंने कल समझाया था बट शायद आपको नहीं समझ आया, किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होते हैं, ध्यान में रखिएगा, हार्डली और नो सुनर ये कभी भी किसी भी सेंटेंसेस के सामने यूज होते हैं, सामने मतलब स्टार्ट में यूज होते हैं, अगर इनको पेयर बनाकर लिखा गया। बट अगर आप हार्डली को सिर्फ अकेला हार्डली लिखते हो, उसके साथ व्हेन नहीं लिखते हो, तो फिर आप सेंटेंस के बीच में लिखोगे। हार्डली व्हेन जब आपको लिखना है, देखो ये कब होगा, जब हार्डली व्हेन या नो सुनर देन ऐसा यूज करना हो तब। अगर आपको सिर्फ हार्डली लिखना है तो आप सेंटेंस के बीच में लिख सकते हो, बट हार्डली के साथ अगर व्हेन लगाना है तो हार्डली को सेंटेंस की शुरुआत में लिखा जाए। ठीक है, बी ऑप्शन गलत होता है क्योंकि नो सुनर यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में नहीं है। द कंपनी हैड हार्डली सेंटेंस के बीच में है, गलत। ऑप्शन नंबर सी है आपका, एक ऑप्शन बच रहा है, हार्डली के साथ व्हेन यूज होता है, ये भी हमने देख लिया, हमारा आंसर सही है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में, इस पेयर के बारे में जरा बात करते हैं। देखो आ जाओ जरा, मैं एक, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है ना, एक पेज दिया हुआ है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा इन्वर्जन के बारे में बात करूंगी,
इन्वर्जन, देखो इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है जब हार्डली, नो सूनर, नो सूनर ऐसे वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, है ना। तब तब होता क्या है, तब तब सेंटेंस में दिया हुआ जो सपोर्टिव वर्ब है ना, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद आप सेंटेंस का मेन वर्ब लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं शी हार्डली हैड वेटेड फॉर मी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? जब मुझे हार्डली और नो सुनर ये एक पेयर में दिखेंगे तब। कब होगा ये? कब होगा? जब हार्डली और नो सुनर ये मुझे ऐसे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? हार्डली के पेयर में व्हेन आना चाहिए या फिर कोई दूसरा वर्ड, और नो सुनर के पेयर में कोई दूसरा वर्ड आना चाहिए जो कि दैन है। अगर ये पेयर में है तो मतलब अगर ये दो कंजंक्शंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो, अगर ये दो कंजंक्शंस को नहीं, दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो, अगर ये दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ते हैं तो उस वक्त फिर ये इन्वर्जन लगाने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत है? अगर टू क्लॉजेस आर ज्वाइन, आर कंबाइंड, अगर दो क्लॉजेस को कंबाइन कर रखा तब आप फिर इन्वर्जन करोगे, वरना नहीं करना है। तभी आपको इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखना है, वरना नहीं करोगे। जैसे शी हार्डली हैड वेटेड फॉर मी, ये सही है क्योंकि यहाँ पर दो क्लॉजेस नहीं है। बट अगर मैंने स्टेटमेंट ऐसा लिखा, शी हार्डली हैड reached the airport या reached the station when the train left, ठीक है। इसका मीनिंग होता है वो जैसे ही स्टेशन पर पहुंची थी ट्रेन निकल चुकी थी। ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे? आपने हार्डली को सेंटेंस के बीच में लिखा। अगर आपको पेयर बनाना है तो आप बीच में नहीं लिख सकता, आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा। और जब आप इन्वर्जन कर रहे हो तो सपोर्टिव वर्ब सब्जेक्ट से पहले भी आएगा। तो आपने हार्डली सामने लिखना है, तो आप लिख रहे हो हार्डली हैड शी reach the station, reach the station, और इसके पैर में लिखोगे बाबा when the train left। और यही बात होती है बेटा नो सुनर और दैन के साथ। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में नो सुनर यूज किया है तो फिर वो भी इसी तरह यूज होगा। मतलब आप नो सुनर सेंटेंस के बीच में नहीं लिख सकते क्योंकि ये दो क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं। इसको सेंटेंस की स्टार्ट लिखना होता है, और जब आप नो सुनर को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखोगे तो वो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये बातें सारी समझ आई बेटा? बताओ बेटा हाँ या ना, कुछ जवाब दे दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अच्छे से। चलो ठीक है, आई थिंक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। नहीं ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन नहीं है ये शायद। हम्म अच्छा रुक जाओ, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आता हुआ क्वेश्चन था। आई इन ब्लैक एंड व्हाइट मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन। हाँ देखो,
व्हेन ही केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लगती है या गलत लगती है? अगर सही लगती है तो बताओ, अगर गलत लगती है तो इम्प्रूव करो। ऑप्शन नंबर क्या आएगा शुभम? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों सिंपल पास्ट में जो नहीं होगा, नहीं ऐसा तो नहीं बताया मैंने क्या कहा, सिंपल पास्ट में भी लिख सकते हो, बट यहाँ कहाँ सिंपल पास्ट दिख रहा है आपको दूसरी जगह बेटा? इट वॉज 11:30 मतलब क्या होता है, हम एक समय बताते हैं ना 11:30। तो आपने क्या बताया कि जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए तब इट वॉज 11:30, तब एक समय हो चुका था 11:30। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट राइट है, इसका कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वेन वी हैड कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट ऐसा इंप्रूव करोगे क्या? हैड नहीं। आफ्टर वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट ऐसे इंप्रूव करोगे? बिल्कुल नहीं। वेन वी हैव कम आउट नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट। क्यों? जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए तो 11:30 मतलब 11 के ऊपर 11:30 हो चुके थे, ठीक है। समय बताते ना, 1/2, क्वार्टर। चलो, no improvement. Okay, next question. What do you go for to school? What do you go to school? Do you go to school? What do you go to school for? क्या आएगा आपका आंसर? नो इम्प्रूवमेंट। चलो जल्दी जल्दी, इजी इजी क्वेश्चन है, जवाब दो। पूछिए पूछिए ओम प्रकाश, जरूर। What do you go to school for? शुभम, क्या आपको ये सही लगता है? What do you go for to school? ये स्टेटमेंट आपको सही लगती है शुभम यादव? नहीं, ये डी ऑप्शन गलत है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डू यू गो टू स्कूल फॉर? ध्यान में रखिएगा, ये बात मैं आपको एक बार एक ट्रिक बता रही हूँ। WH वर्ड से पहले प्रेपोजिशन ना लिखे। WH वर्ड से पहले प्रेपोजिशन ना लिखे। प्रेपोजिशन कहाँ लिखे? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में लिखेगा। अगर आपको WH वर्ड के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज करना है तो उसके सेंटेंस के एंड में लिखिए। जैसे व्हाट डू यू गो टू स्कूल फॉर? आप स्कूल किस लिए जाते हो? सो आप स्कूल किस लिए जाते हो इस मीनिंग से फॉर वर्ड कभी नहीं आएगा। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है बेटा। ए ऑप्शन वाले बच्चों को मैं समझ सकती हूँ, नेचुरल मिस्टेक है, क्योंकि ये मिस्टेक मैं भी करती अगर मुझे ये एरर नहीं पता होती तो।
तो WH वर्ड से पहले प्रपोजिशन कभी भी ना लिखे, उसको सेंटेंस के एंड में डाल दे प्रपोजिशन को। ठीक है, ये देखो बेटा, मैं जो आज का सेशन करवा रही हूँ या कल जो सेशन करूंगी सेम ही होगा। सेशन में होना क्या है, मैं जो छोटे छोटे ट्रिक्स बता रही हूँ ना, इस पर बहुत गहराई से सोचो, ये आपको बहुत काम में आने वाली, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होंगी आंसर के साथ। ठीक है, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। यहाँ पर ना वोकैबुलरी काम में आएगी इस सेंटेंस में, नहीं इस सेंटेंस में आपको ग्रामर काम में आएगा। यहाँ पर आपके ग्रामर के या फिर वोकैबुलरी के कोई काम में नहीं आएंगे रूल्स, यहाँ पर आप लोगों को काम में आएगा तो एक ही बात, वो आएगा आपका लॉजिक। सोचो, जवाब देने की कोशिश करो, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से जवाब दो ताकि आप गलत ही ना हो। देखो, दे दो जवाब। आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पर सेंटेंस दिया है, ही प्लीज द डायरेक्टर्स एंड दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम। कह रहा है उसने उसके डायरेक्टर्स को खुश किया। प्लीज करना मतलब किसी को सेटिस्फाई, किसी को खुश करना, किसी के जैसा उसको चाहिए वैसा कर देना, उसको कहते हैं प्लीज करना। उसने उसके डायरेक्टर्स को प्लीज किया और करना, और इसकी वजह से उसका रिपोर्ट एंड दिस, एंड मतलब और ये, इसने उसके रिपोर्ट को कंप्लीट किया। इसने अब उसका डायरेक्टर को खुश किया जाएगा और फिर वो क्या खुद उसके रिपोर्ट कंप्लीट करके देंगे। अब जब उसके कोई भी एक व्यक्ति है वो उसके डायरेक्टर को खुश करेगा, और क्या उसके डायरेक्टर ही उसका रिपोर्ट कंप्लीट करके देंगे क्या? उसके डायरेक्टर की खुशी की वजह से उसका रिपोर्ट कंप्लीट होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, सीक्वेंस गलत है, लॉजिक। ही प्लीज द डायरेक्टर्स इन गुड टाइम, गुड टाइम मतलब अच्छे समय में, और इसी वजह से उसका कंप्लीट एंड दिस कंप्लीटेड इज रिपोर्ट, ये गलत है। सेम ही मीनिंग दे रहा है, बस गुड टाइम पीछे से मतलब अच्छा समय, मतलब कम समय या समय, उसने कम समय में कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, और इसी बात डायरेक्टर क्या मतलब इसी बात वजह से उसके डायरेक्टर्स खुश हुए। समझे? तो बी ऑप्शन सी, ही प्लीज द डायरेक्टर्स, उसने डायरेक्टर्स को प्लीज किया और कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट दिस इन गुड टाइम। कोई सेंस नहीं है सी का भी, डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो पूछने का जो हम कहेंगे जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपके लॉजिक्स को चेक करना, लॉजिक्स को चेक करना, ये यहाँ पर उद्देश्य था। सो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश सही जवाब, शुभम यादव सही जवाब। मीनिंग समझना होगा।
कोर्टियर्स यूज टू टेल किंग, मतलब जो कोर्टियर्स मतलब कोर्ट में जो राज के दरबार में बैठते हैं लोग, उनको कहते हैं कोर्टियर्स, राज दरबारी हम जिसको कहते हैं। कोर्टियर्स किंग को कहा करते थे, यूज टू टेल द किंग हाउ एफिशिएंट, मतलब कितना एफिशिएंट, मतलब कितने उपयोगिता के साथ, वो कितना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था पूरे दिन में, पूरे दिन में वो कितना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था। So the courtier all day long used to tell king how efficient administration he was. The courtiers used all day long to tell the king how efficient administration he was. Efficient मतलब कौशल्य, जिसमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली उसने एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसको कहते हैं एफिशिएंट होना। एफिशिएंट मतलब कार्यक्षम रहना, बहुत अच्छे से स्किल्स होना। तो वो कितना कार्यक्षम था एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पूरे दिन भर, ऐसा वो बताते थे। यहाँ पर जो आपका सवाल आएगा, आंसर आएगा, वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? कोर्टियर्स किंग को कहा करते थे पूरे दिन, कैसे कहते थे? कोर्टियर्स यूज टू टेल द किंग ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पर सीक्वेंस वाला ये इंप्रूवमेंट वाला वेराइटी आपको दिखा देती हूँ, ताकि इस वेराइटी में भी क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको बता सकूं। वेरी गुड शुभम, बहुत अच्छी बात। सो कोर्टियर जो है राज दरबार में बैठने वाले लोग, वो किंग को पूरा दिन ये कहा करते थे कि हाउ एफिशिएंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ही वाज, वो कितना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक था। सो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब आना चाहिए। कैसे? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट टाइम लिखते हैं, ये बात ध्यान रखो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद टाइम लिखते हैं, और टाइम के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर अप्लाई किया, वहां पर ही वॉज ऑल डे लिख दिया ना, तो वो एक अलग से सेंटेंस बन गया जो कि गलत था। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, शायद आपको याद आए नहीं आए मुझे नहीं पता, बट मैंने ये प्रोनाउन में करवाया था। हाँ, पहले जैसे ही। यार नेटवर्क इशू हो रहा है, हो तो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है। देखिए आप इसका जवाब दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। थोड़ा हो रहा है ना, हाँ ना यार, क्या करे बताओ। ओके देखो, वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड वेरी मच। आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्यों? देखो, हम हमेशा कुछ ऐसे सर्टन वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्टन वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ओनली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं।
कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं बेटा जिनके बाद आपको बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लिखने होते हैं। तो उसमें से एक वर्ड है एंजॉय। अगर आपको रेफर करना है तो आप जाकर प्रोनाउन ये वर्ड रेफर करिए। कौन से वर्ड होते हैं वो? अक्विट, एडमिट, एंजॉय, हाँ जी, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, एब्सेंट, प्राइड, ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स के बाद हमेशा हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच, है ना? तो आपको लिखना ही है एंजॉयस वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं। वी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? आवरसेल्व्स होगा। तो ये जिस स्टूडेंट ने इसको समझा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहा है। दिया किसने सी को? नहीं, नहीं दिया, गलत। बेटा रिवाइज करना जरूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए, क्यों नहीं कर रहे हो आप रिवाइज? आप रिवाइज कर क्यों नहीं रहे हो, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कितनी इजी बात है रिवीजन के लिए, कितनी इजी बात है। क्या स्लो, मतलब इतना स्लो चलना चाहिए आप लोगों ने? आपको लगता है सच में कि आपने इतना स्लो चलना चाहिए? क्या आप अपने एग्जाम तक यही एक्सक्यूज देते रहोगे खुद को कि मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है, मुझे नहीं आता कुछ भी? ये एक्सक्यूज देना चाहिए आपने खुद को? जवाब दीजिए जरा मुझे। क्या करोगे आप बाद में जब आपका नॉन ग्रामर आएगा? तब नॉन ग्रामर में तो आपको पढ़ना है, समझना है। जो ग्रामर के मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, इनका रिवीजन करना, इनको प्रैक्टिस करना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? या फिर वो क्लास में करवाई जाए आप उसे? रिवाइज नहीं करोगे, एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। एग्जाम पास नहीं कर पाओगे तो आपको कोशिश भी नहीं करनी है। फिर उसके लिए क्या नहीं करनी है कोशिश भी? अरे भाई, जब तक मेहनत नहीं होगी, जब तक आपके तरफ से उतनी इच्छाएं नहीं दिखेगी, आपकी आपकी मेहनत इज इक्विवेलेंट टू आपकी इच्छा। अगर इच्छा है तो आप मेहनत करोगे, नहीं होगा। क्या हो रहा है, अटक रहा है क्या वीडियो? यार मतलब ये ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मुझे क्लास में आपके। क्यों डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ये बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये बात ना बहुत ही ज्यादा पथेटिक है कि आपको इतने इजी सवाल नहीं आ रहे। आपकी एग्जाम में काफी डिफिकल्ट लेवल के सवाल आते हैं। अगर आपको सच में नहीं लगता है ऐसा, तो आप एक बार जाकर 2000 लास्ट जो अपना क्वेश्चन पेपर हुआ था वो एक बार देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग जो बच्चे हो वो बच्चे अगर मेहनती हो तो आप लोग मेहनत करोगे, नहीं है अगर मेहनत आपकी करने की इच्छा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो ये बात आपको समझ रही है? समझ रही है या नहीं समझ रही? तो बेटा देखो 50 क्वेश्चन है, 50 को 25 मार्क है, बट फिर भी 50 क्वेश्चन है, 25 मार्क है, फिर ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी इंग्लिश में। सेक्शनल कट ऑफ तो निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? या फिर आप फिर अपने हिसाब से क्लास लेते हो? फिर अब मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस अलग से क्यों कर रहे हैं? ताकि एक क्वेश्चंस को यूज टू हो जाए हम सब लोग। अगर आपको नहीं करना है तो फिर आप मुझे बता दीजिए, ताकि हम क्वेश्चन का जो जहां जहां मैंने सेशंस में क्वेश्चंस लगा रखे वो। he has left India for good India, he is left for good India, he is left India for good। फॉर गुड क्यों कहते हैं? हम कहते हैं अच्छे के लिए, अच्छे के लिए एक फ्रेज यूज होती है जिसको कहते हैं फॉर गुड। उसने अच्छे के लिए मुझसे बात नहीं की। शी हैड स्टॉप टॉकिंग फॉर गुड। अच्छे के लिए, अच्छे के लिए मतलब फॉर गुड। कांट एबल टू मेक शॉर्ट नोट। अरे बाबा ठीक है, शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हो, आपको नोट्स तो मिल रहा है कवरेज का, नोट्स पढ़ क्यों रहे हो? दिख रहा है। प्रैक्टिस करोगे तो होगा ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मतलब है स्लो रह के फिर हमारे पर पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई क्या करें, पढ़ाई करनी है तब आप नहीं कर रहे हो।
देखो जिसको हारना है, प्रयास करके नहीं हारा तो जीवन भर पश्चाताप होगा। सिर्फ हम जो प्रयास है वो प्रयास जीतने के लिए तो करते ही है, बट जब हमको लगता है कि शायद हम हार हार जा सकते हैं या फिर हमारी एग्जाम नहीं होगी, जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तब भी पढ़ाई करो। क्योंकि कभी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होना भी है, फिर भी उस वक्त आप लोगों के पास एक एक्सक्यूज होगा कि हमने मेहनत की थी, पूरी मेहनत की थी, फिर जो चाहे जो भी रिजल्ट आ जाए। मेहनत नहीं करोगे तो बहुत पछतावा रहता है। देखो अभी अभी आप अपना सोचो फिर क्या करना है आप लोगों को, मुझे जवाब दे दो। अगर आपको सही सीरियसली नहीं लेना है तो मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगी, फिर सीधा चैप्टर पढ़ा दूंगी। अगला सवाल। मुझे मतलब अभी क्वेश्चन बहुत ही संभल संभल के इजी इजी क्वेश्चंस लेने पड़ रहे। क्यों? ताकि भाई बच्चे गलत दे देंगे जवाब। अरे भाई ये प्रेशर आप टीचर पे डालोगे ना तो टीचर कभी भी आपको जो कंटेंट की जरूरत है वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन देकर आपके एग्जाम पास नहीं होने वाले आप। आपको एग्जाम में लेवल ये आ रहा है और मैं पूछूंगी आपको इजी वाले, तो फिर क्या करोगे? एक काम करते हैं, फिर क्वेश्चंस बंद करके मैं रिप्लेस करती हूँ उसको चैप्टर के साथ। एक बढ़िया कोई तो चैप्टर में पढ़ा दूंगी, भले रिवाइज करवा दूंगी, क्वेश्चंस को मैं रिप्लेस कर रही हूँ। ठीक है, चलेगा? अगर कल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो रिवाइज करके आना पड़ेगा। कितने चैप्टर्स वो आप देख लो। आज तक जितना भी ग्रामर हुआ उतना ग्रामर में मुझे गलती नहीं चाहिए आप लोगों से। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है बेटा आवाज? बताओ, थोड़ा सा कंफर्म कर दो। आपका आंसर आएगा वन ऑफ द मोस्ट। मैंने आपसे ये बात कही थी क्या कि आप जब भी किसी भी सेंटेंस में ऑफ द को लिखते हो तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज करना है। ये मैंने आप लोगों से सब्जेक्ट और अग्रीमेंट में कहा होगा, प्रोनाउन में कहा होगा। ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ऑफ द के बाद आप चाहे वन ऑफ द लिखो, ईच ऑफ द लिखो, एनी ऑफ द लिखो या मोस्ट ऑफ द लिखो, आपको ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लिखना है। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं चाहिए यहाँ पर, स्टूडेंट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या है ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लिखना? ऑफ द ये हमेशा सिलेक्शन बताने की यूज करने वाली पेयर होती है। अब जब भी आपको किसी भी सिलेक्शन बताना है तो सिलेक्शन आप कभी भी प्लूरल में से किसी एक का करोगे, प्लूरल में से करोगे ना। अरे भाई मुझे अगर इन 5 उंगलियों में से किसी एक उंगली को सिलेक्ट करना है तो मुझे इनमें 5 में से करना होगा, या 2 में से करना होगा, 3 में से करना होगा, 4 में से। क्यों? एक में से एक को सिलेक्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं, 2 में से करना होगा मिनिमम, मतलब हो गए ना फिर वो प्लूरल। ठीक है, तो जब हम सिलेक्शन करते हैं तब हम ऑफ द का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स में से एक, क्या कह रहे हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे उसमें से एक, उसमें से एक, ऐसा मीनिंग होता है ऑफ द का। इसलिए ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल लिखना होता है। प्लूरल नाउन लिखना होता है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, दिस इज राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, अरे ये भी सही है, बी भी सही है। वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट, नहीं नहीं नहीं, बी गलत है, बी गलत है। द इंटेलिजेंट मोस्ट ऐसा लिखा ना, मोस्ट इंटेलिजेंट लिखेंगे ना, बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी। हमारा जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, पवन, ओम प्रकाश, पल्लवी गौड़ी। बहुत अच्छी बात, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड।
माई फ्रेंड लिव्स इन अ नियर बाय स्ट्रीट हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन। देखो मैं एक बात बताऊंगी आपको, हुज नेम नहीं आएगा। मेरा फ्रेंड एक नियर बाय स्ट्रीट पर रहता है। नियर बाय स्ट्रीट मतलब नजदीकी स्ट्रीट पर रहता है, जिस स्ट्रीट का नाम मैं भूल चुका हूं। ये जो हुज ए वर्ड है, ये हुज वर्ड स्ट्रीट के लिए यूज होना चाहिए। आपको स्ट्रीट का नाम ऐसे बताना है। तो यहां स्ट्रीट की पोजीशन बताने के लिए जब भी हम किसी भी चीज के पोजीशन दिखाते हैं तब हम ऑफ विच का यूज करते हैं। जब हमको पोजीशन दिखानी है नॉन पर्सन की, जो व्यक्ति नहीं है, वो वस्तुएं है या जगह है या समय है, तो तब हम ऑफ विच यूज करते हैं। और जब भी आपको पोजीशन दिखानी हो किसी इंसान की, किसी पर्सन की पोजीशन दिखानी हो, तो आप फिर वहां पर हुज यूज करिए। तो मेरा फ्रेंड नजदीकी स्ट्रीट पर रहता है जिस स्ट्रीट का मैं नाम भूल चुका हूं। यहां पोजीशन आपको स्ट्रीट की दिखानी है। सो द नेम ऑफ विच नेम, ऑफ विच नेम या नो इम्प्रूवमेंट। तो ऑफ विच अगर आपको लगाना है तो यहां तो सिर्फ विच दिया, ये गलत हुआ। द नेम ऑफ विच आई हैव फॉरगॉटन, ये भी नहीं आएगा। ऑफ विच नेम, ये आपका आंसर आ सकता है। सो ऑफ विच नेम आई हैव फॉरगॉटन, ये आपका आंसर आएगा। इसलिए मैं बस आपको आंसर बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अच्छा ए आएगा क्या, द नेम ऑफ विच। हाँ ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। नाम जिसका, जिसका नाम ऐसा बताना है ना, राइट। द नेम ऑफ विच, नाम, द नेम ऑफ विच आई हैव फॉरगॉटन। ये पार्ट जो फॉल्टी है यहाँ पर ये आना चाहिए। बस ध्यान में रखिएगा, पोजीशन जब इंसान की बताओगे तो हुज लिखोगे, नहीं द नेम ऑफ विच आएगा बेटा शुभम। जिसका नाम मैं भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं, ऐसा आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ रुक जाते हैं। अभी मैं और क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूँ आपको। यहाँ पर हमने डिस्कस किया बहुत सारे क्वेश्चंस। मुझे और भी डिस्कस करने थे, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सेशन हम रोक दें, क्योंकि एनीवे वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस ओनली। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। डांट भी दिया काफी आपको। अब देखते हैं कि कल के सेशन में आप लोगों की इंप्रूवमेंट होती है या नहीं। मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ आपकी भी तो इंप्रूव होनी चाहिए ना, है ना। तो कल का सेशन जो है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। अगर आपने कल से मतलब आंसर अगर आपको नहीं आए, तो उसके बाद जो मैं स्पॉट दी एरर्स लेने वाली थी, कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स आप लोगों को बताने वाली थी, वो मैं नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज ऑफ कि भाई आप क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो सही से। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आप लोगों का रिस्पॉन्स क्लास में अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने एक बैच को बताई थी, एटीसी बैच था इंजीनियरिंग वाला सर्विसेज, वहां पर बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मैंने बताई थी कि उस समय बहुत मतलब क्लास में दिक्कतें हो रही थी, बट जब से बच्चों ने इंटरैक्ट करना स्टार्ट किया, दिक्कतें बनाना स्टार्ट किया। कुछ बच्चों को ना हिंदी से इशू था, क्योंकि वो सेंट्रल एग्जाम्स है। सेंट्रल एग्जाम्स में अभी केरला के कुछ बच्चे होते हैं, कुछ साउथ के बच्चे हैं, तो उनको हिंदी नहीं समझ आता है, तो उनको हिंदी से इशू था। तो फिर हमने इंग्लिश में चालू किया पढ़ाना या फिर बात करना भी, तो फिर वो दिक्कत है। तो ये सब जब तक काफी सेशन तक उन्होंने बताया नहीं, और फिर बाद में जब इंटरैक्शन की बात आई तब बताया, तो उससे वो दिक्कत सॉल्व हुई। तो मैं आपको एक बात कहती हूँ, ये मेरे आज तक के 8 से 9 सालों का एक्सपीरियंस है। जिस क्लास में इंटरैक्शन कम है वो क्लास का इम्प्रूवमेंट साथ में कम होता है। तो मैं सब लोगों से एक विनती करती हूँ, आप सब लोग क्लास में इंटरैक्टिव रहे। आपको क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है वो भी बताते रहे, जो नहीं समझता वो भी बताओ, ताकि हम फिर उस पर इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, हाँ। तो अभी कल का सेशन होगा जहां पर मैं बहुत सारी, देखो जो हुआ है उस पर ही क्वेश्चन पूछ रहे, कोई नए टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम लोग। आपको बस प्रैक्टिस करनी है क्लास में। तो ये जो प्रैक्टिस सेशंस मैंने लगाए हैं, आगे आने वाले एक दो और भी, उन सारे प्रैक्टिस सेशन का मकसद यही है ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, रिवाइज कैसे करें वैसे या तो पूछना चाहिए, पर फिर से पूछ रहे हैं, तो ये नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप सोचो मत कि ये पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए।
आपको बस इतना जरूरी है आप लोगों के लिए समझना कि आप पूछ रहे हो, मैं बता रही हूँ। देखो रिवाइज कैसे करना है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, हम बात करते हैं इसके ऊपर। आपको मैंने कितने चैप्टर्स पढ़ाए? एक चैप्टर है नाउन, एक है प्रोनाउन, एक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, मैं एकदम सिंप्लीफाई करके देती हूँ। टेंसेस और कंडीशंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। ठीक है ना? अभी कल का जो सेशन होगा वो सेशन सारे टॉपिक्स पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ। आपका एक कोई टेस्ट ही होने वाला है कल के सेशन। आपको अभी तक मैंने नाउन में जितने एरर्स करवाए हैं, एरर्स कि भाई ये एरर होता है, जैसे 5 रूल मैंने नाउन के करवाए थे, है ना, वो रिवाइज कर लेना। प्रोनाउन में जो मैंने टाइप्स के एरर करवाए थे कि ईच अदर यहाँ लगता है, वन अनदर यहाँ लगता है, वो रिवाइज कर लेना, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उसके मैंने कुछ तो 30 रूल्स करवाए थे, वो रिवाइज हो जाने चाहिए। टेंसेस मैंने कहा था ये टेंस के साथ ये पेयर, टेंसेस का पेयर करना बड़ा जरूरी है। कंडीशंस भी पेयर के साथ करना जरूरी है, कंडीशंस के साथ आपको टेंस को सही रखना पड़ता है। एडजेक्टिव एडवर्ब की जब हम बात करते हैं तो उनके एप्लीकेशन वाला एरर आपको बहुत बार आता है। प्रेपोजिशन के फिक्स प्रेपोजिशन बढ़िया से करके रखो, बाकी तो प्रेपोजिशन में कुछ और नहीं पूछते। और कंजंक्शन के लिए एक बात ध्यान में रखो, आपको कंजंक्शन के 2 जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं उसमें पेयर वाला कंजंक्शन आपको काम में आएगा एरर के लिए। अब ये रिवीजन एक रात में तो नहीं होने वाली है, ये रिवीजन ग्रेजुअली होगी। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। कल के सेशन के लिए आप सब्जेक्ट और अग्रीमेंट करके आइएगा, आप टेंसेस करके आइएगा, आप एडजेक्टिव और एडवर्ब करके आइएगा और प्रेपोजिशन करके आइएगा। बाकी सब रहने दो, 1 2 3 4। और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी रहने दो, प्रेपोजिशन भी मैं थोड़ा वो करवा लूंगी, वो कंसिडर मैं कर लूंगी। एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंसेस, सब्जेक्ट और अग्रीमेंट, इतना आपको कल के सेशन के लिए रिवाइज करके आना है ताकि क्वेश्चन में इन्हीं 4 टॉपिक्स पर पूछ सको। ठीक है ना। अभी बची हुई बातें हम कल करेंगे, बिल्कुल सारी चीजें हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, आपका ग्रामर का जितना भी पोर्शन है वो पूरा पोर्शन हम 24 तक कंप्लीट करने वाले हैं। कब तक? 24 तक, या 26 भी हो सकता है, 26 तक, क्योंकि 27 से आपका नॉन ग्रामर पोर्शन चालू हो रहा है। मतलब फिर उसमें रीडिंग कॉम्प्रेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ये सारा मैं लेने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग ये बातें समझो कि आपका ग्रामर जो है वो 2-3 दिन और हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल जाकर डिस्कस करेंगे नॉन ग्रामर को, क्योंकि फिर उसमें वोकैबलरी भी बहुत सारा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना, और रिवाइज करिए बेटा, पढ़ो, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। एसपी बख्शी बुक को यूज कैसे करना है मैम? कैसे करना है मतलब, एसपी बख्शी बुक है आपके पास, मेरे पास भी है। एसपी बख्शी बुक का जो ग्रामर है वो मत करो, ग्रामर नहीं करना मतलब ऑलरेडी आपने क्लास में पढ़ लिया है ग्रामर, आपको बस उस बुक से प्रैक्टिस करना है। ठीक है पल्लवी, या फिर से बुक्स को रीड नहीं, रीड नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे नाउन इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, प्रोनाउन के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ऐसा करो। ठीक है। और सिर्फ एसपी बख्शी बुक नहीं, आप एसएससी लेवल या बैंकिंग लेवल के जो बुक्स है, जैसे निमिषा मैम है ना, नीतू मैम है, तनु मैम है, और उसके बाद तनु मैम है या नहीं, हाँ है, तरुण ग्रोवर सर है, इनके भी बुक्स आप अगर है अवेलेबल तो ले सकते हो। नहीं तो फिर एक बहुत अच्छा बुक मैं बताती हूँ, एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये एक अच्छा बुक है। बट एसपी बख्शी सर का बुक मैं क्यों सही बोलती हूँ, क्योंकि उनका जो बुक है उस बुक में आपको नॉन ग्रामर पार्ट भी मिल जाएगा और वोकैब भी मिलेगा, इसलिए अच्छा बुक है, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। चलो बाय 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 बाय।